तो गाइस यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको इसमें 11 10th से 11 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और इसे जिस बच्चे को आएगा वो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट भूगोल के हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब निम्नलिखित कथन पर विचार क्या करना है, तो नीचे दो ऑप्शन दिए हैं। यहाँ दिया है कि उच्च मेघ मुख्यतया सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को भू जो हमारे पृष्ठ है उसे ठंडा कर देती है। और दूसरा दिया है आपका ऑप्शन है कि भूपृष्ठ उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशेष होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो क्या तापन का प्रभाव इससे होता है, तो इसमें पूछा है क्या ये दोनों जो ऑप्शन है ये सही है, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। कोई कभी ऐसा नहीं करता है, तो ये आपका एकदम गलत है। तो इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें पूछा है कौन से सही है, यानी सही की बात क्या है, तो इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपका दूसरा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष यानी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसमें वर्ष का सबसे लंबा दिन, जो सबसे लंबा दिन है आपका, सबसे लंबा दिन की बात क्या है, तो इसमें लंबा दिन कौन सा है, आमतौर पर कब होता है, तो इसे बताना है आपको कब होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब जैसे कि आपका ये पृथ्वी है तो यहाँ ऊपर वाली यानी यहाँ की बात करें तो कब होता है सबसे लंबा दिन, तो यहाँ पहला है आपका ऑप्शन कि जून महीने का पहला पखवाड़ा, दूसरा है कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, और सी है आपका जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, और डी है कि जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसमें आपका बी बिल्कुल सही जवाब है कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा एकदम सही जवाब इसके हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चन ही सब रहते हैं कि हमें को थोड़ा केयर करना होगा जब हम पढ़ते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द, यानी यहाँ शब्द की बात क्या है कि लिवेट लिवेट जो आपका शब्द है, लिवेट शब्द मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है, तो किस क्षेत्र से संगत है यानी किस क्षेत्र से ये संबंधित है। तो पहला आपका है कि पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, दूसरा है कि उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिश्रित से मोरक्को तक फैला हुआ क्षेत्र, और सी दिया है कि फ्रांस की खाड़ी और फ्रांसीसी के सिंग सिंग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, और डी दिया है कि भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र को कहा जाता था। ये जो लिवर्ड है, लिवर्ड ये जो शब्द है ये किसको कहा जाता है, तो सारे ऑप्शन यहाँ दिया है, तो इसमें बताने कौन से सही जवाब है। तो इसमें हम बात करते हैं जो आपके सही जवाब हैं, इसमें आपके ए बिल्कुल सही जवाब हैं कि पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, यानी जो आपका पृथ्वी है ये, तो इसका जो ये भूमध्य है इसी के बीच का क्षेत्र को हम लीवर्ड कहते थे। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है, यानी कौन सी ऐसी झील है, इसमें पूछा है कि जो सूख गया है और मरुस्थल बन गया है। तो इसमें आपका पहला है कि लेक विक्टोरिया, दूसरा है कि लेक फागुविन, और सी है लेक ओगुटा, और डी है लेक बोल्टा। तो इसमें कौन सा ऐसा झील है जो सूखकर मरुस्थल बन गया है, तो इसमें आपका बी बिल्कुल सही जवाब है कि लेक फागु विन एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, देखो आपका पांचवा क्वेश्चन है कि यदि कोई मुख्य सौर्य तूफान, सौर्य यानी जो सौर्य है ये
पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी संभावना प्रभाव होंगे, यानी कौन सी संभावना हो सकती है किस प्रकार का। तो पहले तो इसमें देख सकते हो आप कितने ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपके लगभग 7 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपके जो 7 ऑप्शन दिए हैं, आइए हम पढ़ते हैं कि सातों ऑप्शन किस प्रकार से हैं। तो इसमें आपका पहला दिया है कि जीपीएस, इसमें बताना है, नीचे अभी पूछेगा कि इसमें में से कितनी कूट सही है। ये देखो नीचे पूछा है कितने कूट सही हैं। तो पहला आपका है जीपीएस और देव संचालन नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। दूसरा है आपका कि जो विषुवतीय क्षेत्र में सुनामियाँ आ सकती हैं। जो विषुवत आपका क्षेत्र है, जैसे ये विषुवत क्षेत्र है, इसी को विषुवत क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र को सुनामियाँ आ सकती हैं, यहाँ सुनामियाँ आ सकती हैं। और बिजली ग्रेड दक्ष जो क्षतिग्रस्त हो सकती है, यानी जो बिजली आपका है ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। चौथा है कि पृथ्वी के अधिकांश से हिस्सा पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतिषियाँ घटित हो सकती हैं, यानी जो तीव्र जो आपका ध्रुव है, यहाँ जो ध्रुव है यहाँ तीव्र ज्योतिषियाँ घटित हो सकती हैं। और पांचवा है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं। और यहाँ छठवां है कि उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और सातवां है आपका कि ध्रुवीय क्षेत्र में ऊपर जो आपका है ऊपर से उड़ते समय वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो आइए हम नीचे देखते हैं, कह रहा है नीचे कितने ऑप्शन इसके सही हैं, इसके कितने ऑप्शन सही हैं। यहाँ देख सकते हो आप, नीचे पूछा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कितने सही आपके ऑप्शन है, जो मैंने सातों ऑप्शन पढ़े हैं। तो इसमें आपका हम बात करते हैं कि पहला, तीसरा, चौथा, पहला आपका सही है भाई, और तीसरा सही है, और चौथा सही भी है, और छठवां भी सही है, और सातवां भी सही है। तो इसमें आपका कौन सा गलत है, पांचवा और दूसरा। तो पांचवा और दूसरा तो ये गया आपका, और दूसरा इसमें भी है, और पांचवा इसमें तो ये भी गया। यानी कि बात करें हम, जो हम बात करते हैं तो हमारा सी वाले, यानी सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम जो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस भाई को क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। भाई इतना मैं क्वेश्चन को बनाती हूँ तो सभी लोग जो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भौगोलिक दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो आपकी खगोलीय दूरियां हैं इसको मापी जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसमें कारण पूछा है। पहला है आपका, यहाँ क्या है, पहला है आपका, आप बता दें हैं कि जो आपका तारकीय है, यहाँ तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परावर्तित नहीं होती हैं। जो आपका तार्किक पिंड है इसके बीच की जो दूरी है ये बदलती नहीं है। तो यहाँ ये तो कह रहा है। दूसरा आपका है कि तार्किक, तार्किक यहाँ है, तारकीय, सॉरी यहाँ वही शब्द है, यही वाला यहाँ है कि तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। तो जो उसका गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व है वो परिवर्तित नहीं होता। सी है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, यानी जो आपका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ये सीधा कह रहा है यात्रा करता है। तो नहीं भाई, कभी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। और डी है कि प्रकाश की गति, यानी कि जो इसकी स्पीड होती है ये सदैव एक समान होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सदैव एक जो इसकी स्प्रेड होती है वो एक समान होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है। क्यों होता है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। जो हमारा डी है ये बिल्कुल सही है, पहले इसे हम एक बार टिक कर देते हैं। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे उन्हें पता चल जाएगा, जो हमारा डी है ये बिल्कुल सही है। अब क्यों है, क्योंकि ये सब गलत है, ये सब मैंने पहले से बताया, ये सब गलत है। क्यों है, क्योंकि देखो पृथ्वी तो वो हमेशा घूर्णन करती रहती है, जब घूर्णन करती है, जो सूर्य है वो तो एक स्थान पे टिका हुआ है ना, वो
एक जलता हुआ गोला है, तो जब जलता हुआ गोला है वो तो वहीं स्थिर है, लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कहीं दूरियां पृथ्वी की जो दिशा है वही रहती है, लेकिन जो क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के कभी इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसकी जो तो ये नहीं हम कह देंगे कि सूर्य भगवान कहीं इधर से उधर चले होंगे तब यहाँ से उतना होगा, उसकी स्प्रेड वही होती है, बस आपके क्षेत्र इधर से उधर हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे कि सूर्य यहाँ होते हैं, जो मान लेते हैं सूर्य है, और सूर्य जब यहाँ है भाई, अब यहाँ पृथ्वी है आपसे, अब ये घूर्णन कर रही है, अब यहाँ घूर्णन करती है, मतलब ये ध्रुव है, मैं बता रही हूँ ध्रुव है। अब ये जब घूर्णन करती है तो क्या करेगा, जब क्षेत्र है इधर से उधर मतलब क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, अपने घूर्णन करते हैं। तो इसमें आप जान सकते हो इसके सही जवाब क्या है, तो इसमें जो डी था एकदम सही जवाब था आपका। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब किसके बारे में पूछा है, पृथ्वी जो आपकी ग्रह है इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पहला आपका है कि नदियाँ और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यानी जो आपकी नदी है, और प्लस इसमें झील की जल की मात्रा भूमि जल की मात्रा से अधिक है। दूसरा है कि ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। भाई कंफ्यूज कुछ बच्चे होंगे, तो कंफ्यूज दूर कर रहे हैं कि जो आपका जो ध्रुव है, हिमछद और हिमनदों यानी नदी से की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसमें क्या कह सकते हो आप, तो इसमें हाँ ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो नदी है और जो झील में जल की मात्रा है ये भूमि के जल से अधिक है, तो नहीं, से अधिक पूछा है ना, तो नहीं, अधिक नहीं है। तो यानी हम बात करते हैं तो केवल हमारा क्या है, दूसरा सही है। तो यहाँ में नहीं लिखी भाई, यहाँ केवल सिंगल ये होना चाहिए, यहाँ दो होना चाहिए। तो इसमें आपके जो सही जवाब होंगे ये आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि केवल केवल दूसरा आपका सही था, यहाँ लगाना था, क्योंकि यहाँ पूछा है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, यानी जो ऑप्शन दिया है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बच्चे देखो 2025 यानी 2025 में पहले प्रीलिम्स की पेपर को दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज जो है, उनकी कंफ्यूजन को हम दूर कर दे रहे थे। तो इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन अगर लगाते हो कुछ कंफ्यूजन आ रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। और यहाँ देख सकते हो आप कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है कि मोरिडा यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी पर्णी वृक्ष है, यानी जो ये मोरिडा है यानी सहजन वृक्ष है, ये एक फलीय सदापर्णीय वृक्ष है। दूसरा है कि इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का अस्थायी वृक्ष है, तो भाई कभी नहीं है, कभी इसका जो स्थायी वृक्ष नहीं हो सकता। आइए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पादन के रूप में संग्रहित की जाती हैं। और चौथा आपका कि भारत इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है। और पांचवा है मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। अब इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं आप नीचे कमेंट करो, तब तक हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे न्यू है, जो पहली बार दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है, वो क्या करें। वो उनको तो पता होगा केवल 4 ऑप्शन आते हैं एसएससी में, तो यूपीएससी में भाई गलती से तो नहीं दे दिया 5 ऑप्शन, तो नहीं, ये इसका ये इसका चालाकी है, ये भाई यूपीएससी है। यूपीएससी आपके साथ खेल खेलता है, ये नहीं कहता मैं कहाँ से पूछ, ये कहता है मैं कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके सारे ऑप्शन को देना होगा। अब क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना एक ज़्यादा कैसे आ गया। अरे भाई अब की बार 2025 में 10 भी आ सकते हैं ऑप्शन, तो इसका मतलब कोई नहीं होगा कि आपको आ रहा है उसको बताना है। तो इसमें आपसे मैं पूछी कितने ऑप्शन सही है, इसमें आपके जो पहला और दूसरा है ये तो गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है। और हम बात करते हैं जो आपके ऑप्शन है, इसमें जो आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका तीसरा तीसरा और चौथा पांचवा बिल्कुल सही जवाब थे। आइए हम एक बार साफ करके फिर से बता दे रहे हैं कि तीसरा
चौथा और पांचवा बिल्कुल सही जवाब थे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ आठवीं क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, पहला देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक व्यापारिक पवन के प्रभाव, यानी जो व्यापारिक पवन चल रहे हैं इनके प्रभाव प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों की पश्चिमी खंड अधिक अधिक उष्ण होती है। और दूसरा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में, जो आपके शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी कि अभी व्यापारिक पवन यहाँ चलती है जैसे कि यहाँ है, और यहाँ विषुवत रेखा है, तो यहाँ आपके व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो यहाँ शीतोष्ण शीतोष्ण जो शीतोष्ण यहाँ चलते हैं, बीच में शीतोष्ण चलते हैं। एक बार फिर से हम अपनी पृथ्वी बना देते हैं भाई। यहाँ है, यहाँ जैसे कि अभी आपका यहाँ विषुवत रेखा है, तो यहाँ बीच में आपके व्यापारिक पवनें चलती हैं और यहाँ शीतोष्ण पवन चलती है। शीतोष्ण पवनें पश्चिम पवन यानी पश्चिम खंडों की तुलना में महासागरों की पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो क्या इसमें सही जवाब है आपको बताना है। तो उष्ण जो बनाता है, तो हाँ बनाता है, तो यानी कि दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो व्यापारिक पवन है ये प्रभाव में पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों में पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ये जो पश्चिम का खंड है, अभी ये पश्चिम का खंड होगा तो ये अधिक उष्ण होगा। और यहाँ पूछा था आपका पश्चिम पवन, यानी जो इधर का पवन है, ये पश्चिम खंडों की तुलना में महासागरों की पूर्वी खंडों की अधिक उष्ण होता है। तो यहाँ इसका ये पूछा है, तो यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अपने 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में से किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो इसमें स्रोत जो पूछा है, तो इसमें पहला है आपका कि कार्बन चक्र, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, और तीसरा है फास्फोरस चक्र, और डी है आपका सल्फर चक्र। तो इसमें जो आपके सही जवाब है ये सी बिल्कुल सही जवाब है कि फास्फोरस चक्र। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस जीव का, यानी कि किन चीज के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो सर्वाधिक जो संभावना है वो किसकी है। तो पहला पूछा है, पहला आपका जो ऑप्शन है ये फर्न है। यहाँ फर्न है, यानी जो फर्न यहाँ है, फर्न तो आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में। और दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मांस, और चौथा है छत्रक यानी कि मशरूम। अब मशरूम को बताना है, मशरूम। तो इसमें जो आपका सही जवाब है, इसमें आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है कि लाइकेन और मांस एकदम सही जवाब है। अच्छा भाई, सभी लोग नीचे कमेंट कर देना कि मशरूम की सब्ज़ी किसको पसंद है ज़्यादा। मशरूम की सब्ज़ी जो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखेगा तो ये नीचे ज़रूर कमेंट करेगा कि मशरूम की सब्ज़ी किसको पसंद है, बहुत ज़्यादा किसको पसंद है। और हाँ भाई, जिस बच्चे को ये वीडियो पसंद आते हैं तो नीचे ज़रूर लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करने के लिए ना भूलिएगा कि आपको सब्ज़ी पसंद है इसकी कि नहीं है। और इसी तरह के हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।